नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला के आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत। आज 9 अगस्त का मतलब भी आप जानते होंगे। जी हाँ, अगस्त क्रांति का दिन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अगर हम अगस्त क्रांति की बात न करें तो ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इस पर जो विस्तार से चर्चा नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि देश आज आखिर आज़ादी के अमृत महोत्सव तक पहुंचा कैसे। इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अगस्त क्रांति का दिन या अगस्त क्रांति का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत 9 अगस्त से हुई थी। हम सब जानते हैं इस बात को। आप में से बहुत सारे लोगों ने राजनीति विज्ञान में, इतिहास में, आज़ादी के आंदोलन में बहुत तरह तरह से इसको पढ़ा है। इन दिनों में अखबारों में भी लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ अगस्त क्रांति की बहुत सारी जानकारियाँ, सूचनाएं साझा की जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से और ख़ास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम सबको ये समझना पड़ेगा कि अगस्त क्रांति की शुरुआत क्यों हुई और इस पूरे महीने को ही अगस्त क्रांति क्यों कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा जो टाइटल है वो आपके टाइटल ही ये बता रहा है कि अगस्त क्रांति आज़ादी की अनेक क्रांतियों की जननी भी है। जी हाँ, अगर देश अगस्त क्रांति के बाद आगे न बढ़ा होता और हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त न की होती तो उसके बाद जो देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी और एक के बाद एक अनेक देश में क्रांतियाँ हुई और वो सब ऐसी अद्भुत क्रांतियाँ जिन्होंने देश की तस्वीर को बदला, देश की इतनी बड़ी आबादी को विकास के रास्ते पर पहुंचाया, खाने पीने की व्यवस्थाएं हुई और हम एक के बाद एक सफलता के पायदानों पर चढ़ते चले गए। तो आज हम आपको एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखा रहे हैं, एक तारतम्य, एक तादाद में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1942 में 9 अगस्त को जो आज़ादी की क्रांति के लिए जो मशाल जलाई गई थी और डू एंड डाई, करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो उसका ऐतिहासिक स्वरूप कैसा था और उसके बाद हम देश में आज़ादी प्राप्त करने के बाद एक अनेक कैसे क्रांतियां करते चले गए। तो याद रखिए, हम आज जो बात कर रहे हैं आपसे वह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगस्त क्रांति अमृत महोत्सव के साथ साथ देश में अनेक क्रांतियां और हुई और उन क्रांतियों के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज हम उस क्रम को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे आपको ये पता लगे कि अगस्त क्रांति का देश की आज़ादी में, आज़ादी के बाद जो अन्य क्रांतियां हुई उनमें कैसे योगदान रहा, कैसे सहयोग रहा। आप मेरे साथ एक के बाद एक लगातार यात्रा करें इस पूरी एपिसोड में। तो आज़ादी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम था वो आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप बना हुआ था और दूसरी तरफ देश आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई को तेज कर रहा था। भारत की आज़ादी की जो बलिदान की जो कहानियाँ थी वो अविस्मरणीय हैं और एक के बाद एक क्रांतिकारियों ने अपने साहस के साथ और साहित्यकारों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और ठीक इसी समय देश में एक अद्भुत प्राण स्फूर्त हुआ, एक अद्भुत रक्त का संचार हुआ और पूरा देश आज़ादी के आंदोलन के लिए कमर कसकर खड़ा हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान ही महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। यूँ तो देश की आज़ादी के सारे ही आंदोलन जन आंदोलन बने थे, लेकिन अगर समग्र रूप से आप देखेंगे और पूरे देश के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था। आदिवासी इलाकों से लेकर मुंबई और कलकत्ता तक, मद्रास जो आज चेन्नई कहा जाता है, मद्रास से लेकर दिल्ली तक, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा हुआ था जहां जनता उठ खड़ी नहीं हुई थी महात्मा गांधी के आह्वान पर। और बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए और जब अंग्रेजों ने देखा कि अब हमारी हार सुनिश्चित हो चुकी है तो उन्होंने उसके बाद महात्मा गांधी के आह्वान को पकड़ा, पहचाना और समझ गए कि अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो अपनी हार को देख करके और वो गांधी के साथ समझौते के लिए लगातार कोशिश करते रहे। ठीक इसी समय हमारे अनेक साहित्यकारों ने भी अनेक रचनाओं और कविताओं के द्वारा
क्रांतिकारियों में जोश भरा, जनता में लगातार एक के बाद एक कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी मुकम्मल आवाज़ को ऊंचा उठाया और पहुंचाया। इसी क्रम में जो कविताएं देश में एक तरह से मैं कहूँ तो बीज मंत्र बन गई थी, उन कविताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं आप सबको, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे संभागियों को, बहुत सारे प्रतिभागियों को, प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोगों को, कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को याद रही होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी वाली कविता, जिसने वीर सैनिकों में देश प्रेम का अगाध संचार कर दिया था, और वो एक अनूठी कृति थी जिसको हम गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं, और जिस पर बहुत स्कूल कॉलेज से लेकर के और आज तक लगातार उस पर चर्चा होती रहती है। आपको याद ही होगा कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और दूर फिरंगी को करने को मन में ठानी थी, और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता है, ये जो गीत है, वो बहुत अद्भुत है। और इस कविता को जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रगों में, हमारे शरीर में जो रक्त की जो प्रबल धाराएं जो हैं वो आक्रांतित हो उठती हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान पूरे ताकत के साथ इस बात को दोहराती हुई कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। यहाँ गांधी जी का उल्लेख देख रहे हैं आप। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप इस पूरी कहानी को अगर देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक एक करके देश प्रेम की कविताओं को उठाया गया था। मैथिली शरण, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की वो कविता सबको याद होगी कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है मृतक समान है। जिनको अपने देश पर गर्व नहीं, सम्मान नहीं, वो पशु हैं, मृतक के समान हैं। ऐसी जो कविताएं थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैथिली शरण गुप्त की, और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता तो आपको याद ही है कि त्याग की भावना को जिन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया था कि और आप लगातार इस समय भी उसकी खूब चर्चा होती रहती है। अनेक बार हम उसको विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न अवसरों पर उसको पढ़ते सुनते आए हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, और चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ये जो कविता है, ये जो कविताओं के मुखड़े हैं, टुकड़े हैं, इन कविताओं के मुखड़े टुकड़ों ने हमारे क्रांतिकारियों के और हमारे देश में जो आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले अगस्त क्रांति के जो वीर थे उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, और ये हमारी राष्ट्र की धरोहर बन गई ये कविताएं, ये गीत। ये जो कविताएं और गीत धरोहर बनी, इन्हीं में अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल की आज़ादी की कविता को भी याद कर लें तो आप रोमांचित हो उठेंगे। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी हम सो जी से उनको याद करते हैं। असीराने कफस में काश यह सयाद कह देता, और रहो आज़ाद होकर हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, कि देखें वो दिले नाशाद को कब शाद कहते हैं। यह कहकर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, जो अब आज़ाद करते हैं वो अब आज़ाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, उफ ऐसा नहीं देखा, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये जो अंग्रेज़ों ने हम पर जो जुल्म ढाए, और वो बार बार जो हमको कहते रहे थे कि चुप रहिए, खामोश रहिए, और खामोश करने का आपको पता ही है, लाखों की संख्या में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के सलाखों में डाल दिया गया था। तो ये जो अगस्त क्रांति का स्वरूप और उन घटनाओं पर हम बात करें, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे जिन साहित्यकारों के, गीतकारों के,
कविताओं पर, उनके गज़लों पर इसलिए बात की है कि ये उस समय आज़ादी के तराने बन गए थे, ये आज़ादी के गीत बन गए थे और मुकम्मल तौर पर, प्रभावी तौर पर इसका असर हमारे आज़ादी में जो भाग लेने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो गांव में, ढाणियों में, छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे कस्बों में, सड़कों पर, इमारतों पर, जहाँ कहीं भी वो थे, उन सब वो अपना लाल तिरंगा झंडा लेकर जब सड़कों पर गुजरते थे तो इस तरह के गीत और इस तरह के कविताएं गाते हुए वो बढ़ते रहते थे आगे। हम इस रेफरेंस को कुछ और दूसरे ढंग से भी देखना चाहते हैं। अगस्त क्रांति को राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी थे वो इसको महान घटना बता रहे हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो मशहूर घटना हुई है वो इसलिए मशहूर हुई और इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई कि देश में, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि देश में अभूतपूर्व ढंग से लोगों ने बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सेदारी ली और सहनशीलता का अद्भुत परिचय दिया था। इसमें सहनशीलता का परिचय भी दिया और हमने देखा कि इस क्रांति में अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त को जब ब्रिटिश वाइसराय माउंटबेटन जब यहाँ आए थे और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि क्षतिग्रस्त आज़ादी हमारे देश को दे रहे हैं। क्षतिग्रस्त आज़ादी, ये जो क्षतिग्रस्त आज़ादी को आप समझ सकते हैं कि देश का विभाजन हो गया था और उस विभाजन के साथ हमने एक टुकड़ा आज़ादी का, एक देश का हिस्सा प्राप्त किया। तो लेकिन फिर भी जैसा जितना जो हिस्सा देश का मिला हमें, उसको भी हासिल करने के लिए हमको बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और लंबे इतिहास में 1857 से 1947 की जो यात्रा है, लगभग 90 साल की जो यह यात्रा है, इस यात्रा में करोड़ों भारतीयों ने अपनी स्वैच्छिक योगदान देकर पुरजोर ढंग से देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के बाद इसको हासिल प्राप्त किया था। तो इसलिए तो भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो लाडले स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अगस्त क्रांति का नाम हमेशा मशहूर रहेगा। और ये इस रेफरेंस में भी महत्वपूर्ण है ये बात कि इस रेफरेंस में भी महत्वपूर्ण है कि लोहिया ने ट्रॉट्स्की के हवाले से लिखा। इतिहासकार थे एक लोहिया के ज़माने में, और उन्होंने ट्रॉट्स्की के हवाले से लिखा कि रूस की क्रांति में 1% लोगों ने भाग लिया था। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है और आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने वाला भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, कि ट्रॉट्स्की ने लिखा, जो रशियन राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि रूस की क्रांति में जिसमें साम्यवाद की स्थापना हुई थी और जिसको बड़ी संख्या में लोगों ने, वहाँ केवल 1% लोगों ने भाग लिया था। लेकिन भारत की आज़ादी में जो भाग लेने वालों की संख्या थी वो 20% से भी अधिक थी, सक्रिय रूप से 20% से भी अधिक। ये बहुत बड़ा अंतर है और दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया हो, योगदान दिया हो अपना। 8 अगस्त को जब कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया और यह कहा गया कि हम 9 अगस्त को इस पर आंदोलन पर काम शुरू कर देंगे, तो 8 अगस्त की रात को ही कांग्रेस के बड़े बड़े सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप अनुमान करिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आखिर ये आंदोलन कैसे चला होगा। गांधी जी से लेके नेहरू तक और बाकी सारे जितने भी उस समय के बड़े नेता थे, लीडर थे, उन सबको जेल में अंग्रेज सरकार ने डाल दिया। लेकिन अभी जो मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया है, अब यह आंदोलन नेताओं का आंदोलन नहीं रहा था, ये सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में ये जनता का आंदोलन बन गया था। और जैसे जैसे बड़ी संख्या में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को, राष्ट्रवादी नेताओं को, आंदोलन में अग्रणी नेताओं को बंद किया, वैसे वैसे नीचे से साधारण लोग आगे बढ़े और उन्होंने इस पूरे आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में थाम ली। तो ये जो परिवर्तन था, इस परिवर्तन को ब्रिटिश सरकार ने बखूबी पहचान लिया था। उनको ये समझ में आ गया था कि आज़ादी का जो अंतिम युद्ध है वो लोगों के भीतर एक ताकत के रूप में उठ खड़ा हुआ है और इसलिए अगर
देश को लंबे समय तक हमने आज़ाद नहीं किया तो इसका परिणाम ब्रिटिशर्स को भी भुगतना पड़ेगा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी लोग हिंसक हो उठेंगे। इस युद्ध के दरमियान बहुत सारे ऐसे चीज़ें और बहुत सारे ऐसे आंदोलन को बहुत सारे तरीके से हमने देखा है। तो आज़ादी की इच्छा नेताओं के साथ थी, लेकिन उसको निर्णायक रूप दिया जनता ने और वहां तक पहुंचाने का काम किया था उसे। आज़ादी के लिए जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कर दिया तो उस समय कांग्रेस कमेटी के जो भाषण उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने सभी तबकों को एड्रेस किया। जनता, पत्रकार, जो देशी रियासतों के राजा थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो भारतीय सैनिक थे, विद्यार्थी थे, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ों और यूरोपीय राष्ट्रों के मित्र देशों को भी इस भाषण में संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि सभी तबकों को अपनी अपनी आज़ादी प्यारी होती है, इसलिए हम करो या मरो के नारे के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम या तो करेंगे या मर जाएंगे। लेकिन इस बार भी पिछले हमेशा की तरह से इस आह्वान में भी उन्होंने संघर्ष को ध्यान में रखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ भी उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी ने। तो क्रांति, अगस्त क्रांति जरूर कहलाती है ये, लेकिन ये रक्तहीन क्रांति है। ये दूसरी बात है कि आक्रोशित जनता ने कांग्रेस के आह्वान के बिना, महात्मा गांधी के आह्वान के बिना भी जगह जगह हिंसक रूप देखने को मिला था इस आज़ादी में, और अंग्रेज़ों पर लोगों ने प्रहार भी खूब किए थे। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जिस तरह का रक्तपात होता है या जिस तरह की रक्त क्रांति होती है, उस तरह की रक्त क्रांति इस आंदोलन की नहीं थी। यह आंदोलन पूरी तौर पर अहिंसक आंदोलन में ही गिना जाता है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और ये कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो एक प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े। सरकारी कामकाज का बहिष्कार हुआ, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, सरकारी योजनाओं पर पिछले जितने भी मुकम्मल आज़ाद वो स्वरूप थे वो सारे सरकारी योजनाओं का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। स्वदेशी अपना और विदेशी का बहिष्कार हुआ, जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग और अनेक प्रकार के काम इस पूरे अगस्त 42 में जो शुरू हुआ था, इसका प्रभाव पड़ा और आज़ादी एक तरह से विस्फोटक स्थिति में आज़ादी की इच्छा प्रकट होने लगी। विस्फोटक स्थिति में आज़ादी की इच्छा प्रकट होने लगी। और ये जो विस्फोटक स्थिति थी, इस विस्फोटक स्थिति को लोगों ने स्वीकार किया। 8 अगस्त 42 को जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए 4 जुलाई को ही प्रस्ताव तैयार कर दिया गया था। यानी अगस्त में जिसकी भूमिका तैयार हुई और 8 अगस्त को कांग्रेस ने जिस प्रस्ताव को पारित किया और 9 अगस्त से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसकी भूमिका 4 जुलाई 1942 को राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रस्ताव में पारित कर दी गई। और ये कहा गया कि ये जो व्यापक स्तर पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई थी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद भी हुए और कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आई बात। कांग्रेस के नेता राजगोपालाचारी ने तो पार्टी छोड़ दी और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद को भी इस प्रस्ताव को लेकर संशय था। उनको लग रहा था पता नहीं लोग इसमें कितनी बड़ी संख्या में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर नेहरू ने और मौलाना आज़ाद ने समर्थन कर दिया। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अशोक मेहता और जयप्रकाश नारायण आदि कई नेता जो थे वो खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में गांधी के साथ आ खड़े हुए। तो ये जो बड़े नेताओं का जो स्वरूप था वो सामने आया। और इसी समय मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा इसके विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ नहीं देंगे। 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ तो सारे संशयों के बावजूद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद उसी समय अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। और वो चाल ये चली, और ये मैं आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ कि ये जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो मुंबई में पारित हुआ, और जिस पार्क में पारित हुआ, आज उस पार्क का नाम
अगस्त क्रांति पार्क है। मुंबई के उस पार्क का नाम अगस्त क्रांति पार्क कहा जाता है उसे। तो आपके जीके के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको याद रखिएगा। सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। पूछा जा सकता है कि अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा मुंबई में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध करो या मरो का नारा देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने वहीं पारित किया था। तो आज़ादी के आखिरी आंदोलन को छेड़ने की जो वजह खास बनी, लेकिन चालाक अंग्रेज़ों ने उस समय एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सामने, गांधी जी के सामने, और कहा कि अभी चूंकि युद्ध शुरू हो गया है, द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए फिलहाल आप अपने इस प्रस्ताव को रोकें और हमें समर्थन दें ताकि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें, फिर हम आपकी आज़ादी पर विचार करेंगे। गांधी जी ने इस पर ज़्यादा ना नुक्कड़ भी नहीं किया, विरोध हाँ और ना के बीच में झूलते रहे। एक तरह से मौन समर्थन हमने दे दिया, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों का समर्थन तो लिया, लेकिन स्वतंत्रता का वादा निभाने का काम उन्होंने नहीं किया। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने भारतवर्ष में आतंक फैलाने का काम किया, दहशत फैलाने का काम किया। भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में उनको भेजा, और तब भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक देशव्यापी आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन खड़ा हो गया। हालांकि कांग्रेस के नेता पहले से भी ये जानते थे कि आंदोलन को दबाने के लिए सरकार लगातार काम करेगी, और लगातार काम करने के साथ साथ सरकार ये भी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। तो इसी रेफरेंस में कांग्रेस के आंदोलनकारी नेताओं ने कहा था कि देश में की बालू में ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये जो चुनौती देने वाले लोग थे, ये महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। और जनता जब उठ खड़ी हुई है तो इस मिट्टी के कण कण में आंदोलन की सांसें घुली हुई हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने 300 सालों तक जिस तरह से देश का शोषण किया, पूरी तरह देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर कुचल कर रख दिया था, हमारी सारी प्रमुख संस्थाओं को समाप्त कर दिया था। उसके बाद इस प्रकार का प्रभावी आंदोलन खड़ा होना लाजमी था, और इसलिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई तो यहाँ ये प्रस्ताव पारित हुआ। और आप देख ही रहे हैं कि महात्मा गांधी को 9 अगस्त को सवेरे सवेरे ही गिरफ्तार करके और आगा खां महल में ले जाकर बंदी बना दिया गया। तो ये जो वो जानते थे कि अगर गांधी नहीं रहेंगे, अंग्रेज़ों का ऐसा भ्रम था कि अगर गांधी सामने नहीं होंगे तो नेतृत्व कौन करेगा, और जब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा तो इसका प्रभाव स्वाभाविक तौर पर अंग्रेज़ों के पक्ष में जाएगा, आंदोलन स्थगित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आंदोलन दबने के बजाय अधिक उग्र हो गया, और अधिक उग्र होने पर आंदोलन की कमान पीछे के जो अन्य नेता थे उन्होंने संभालनी शुरू कर दी। कमान अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, छोटू भाई पौराणिक, आरपी नायक, गोयनका, कई लोगों को मौका मिला और बहुत सारे लोगों ने, और जब लास्ट में कोई नहीं बचा तो अंत में जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भी देश की आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, आज़ाद भारत की। लेकिन मैं अब आपको यहाँ से उन चीज़ों की ओर लिए चलता हूँ कि जब हमने देश को आज़ादी के क्रांतिकारी स्वरूप में आगे पहुँचाया, 9 अगस्त 1942 की आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, और इन 42 से लेकर 47 तक 3 वर्षों में ही देश की आज़ादी का स्वरूप प्रभावी ढंग से सामने आ गया। और उसके बाद माउंटबेटन ने मजबूर होकर कांग्रेस नेताओं के साथ संपर्क किया, और अंत में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 अलग अलग देशों को स्वतंत्र करने की घोषणा की, और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो वह आज़ादी हमारी आधी अधूरी आज़ादी थी। वो आधी अधूरी इसलिए थी क्योंकि
अंग्रेज़ों ने पूरी तौर पर देश को चौपट कर दिया था। हमारी कृषि व्यवस्था, हमारे कुटीर उद्योग, हमारे अन्य जितने भी तमाम तरह के हमारे अन्य काम थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। आप देखें उस समय की स्थिति ये पैदा हो गई कि इतने बड़े देश में समुचित ढंग से लोगों का पेट भरने के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर तरह से, ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश की हर व्यवस्था को पूरी तरह चौपट करके रख दिया। तो हमने आज़ादी के बाद अपने पैर मजबूती से आगे बढ़ाए, और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगस्त क्रांति ही देश की आज़ादी के बाद विभिन्न क्रांतियों का आधार बनी, और उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति आई थी जिसने देश को आत्मगौरव और आत्मबल से भर दिया था, और वह क्रांति थी हमारी हरित क्रांति। आप देखें, हरित क्रांति के माध्यम से हमने पूरे देश में काम किस तरह से शुरू किया था। हमने 1967-68 में हमारी पहली हरित क्रांति हुई जो, और 1983-84 में हम इसका दूसरा संस्करण लेके आए और उसे द्वितीय हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इसमें अनाज का उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को प्रवर्तक माना गया है, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को दिया। स्वामीनाथन जाने माने वनस्पति थे और उन्होंने हरित क्रांति को लाने का काम किया था। सी सुब्रमण्यम के साथ साथ स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने इस पर काम किया, और इस तरह से सी सुब्रमण्यम और स्वामीनाथन मिलकर के दोनों इस क्रांति के जनक बने। हरित क्रांति उच्च में जो काम किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उच्च गुणवत्ता वाले रासायनिक उर्वरक लाए गए, बीजों को तैयार किया गया, सिंचाई, गहरी सिंचाई की नवीन प्रणाली स्थापित की गई, और इस तरह इस क्रांति से अधिक उपज देने वाली किस्मों को लाया गया। तो इस तरह से हरित क्रांति का जो दूसरा नाम है वो आप नोट कर लें, याद रखें, लिख करके रखें, सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है इसे। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए इसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। या फिर उल्टा करके पूछा जाए कि सदाबहार क्रांति का मूल नाम क्या था, तो आप उसे हरित क्रांति के नाम से पुकारेंगे। इस क्रांति में आज़ादी की जो हरित क्रांति के साथ साथ हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण अन्य घटनाएं थी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक हमारी इसी से जुड़ती हुई दूसरी क्रांति थी जिसे हम भारत में नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा नीली क्रांति का। आप आज ध्यान से सुन लें। नीली क्रांति के जनक थे हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति का जो मूल उद्देश्य है और जो मूल संदर्भ था वो था मछली पालन के क्षेत्र में भारत की मजबूत पकड़ बनाना, और इसके साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत पकड़ बनाना। नीली क्रांति का संदर्भ ही समझ ही गए होंगे आप। नीली क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी नीला होता है और वहाँ मछलियों को पालने का काम किया जाता है, इसलिए मछली पालन का काम। और जो लोग इसमें थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि मछली पालन की इस क्रिया में एक समुद्र में मछलियाँ वहाँ पकड़ करके वो काम में ली जाती हैं और एक मीठे पानी की मछलियों को अलग से लिया जाता है। और मछली पालन को एक बड़ा उद्योग का दर्जा दिया गया, और जिस तरह खेती बाड़ी का काम होता है उसी तरह से इसको भी प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्रांति थी जिसने आप सब लोग हम लोग इन दिनों में बहुत सारे सवाल भी इसमें पूछते रहते हैं और हम करते रहते हैं बात कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो रेफरेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेत क्रांति का मतलब है दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यूँ तो भारत को कृषि प्रधान देश और पशुपालन में अग्रणी देश माना जाता है, लेकिन आपको मालूम ही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह से हमारी खेती चौपट हुई थी, तो उसके साथ साथ हमारी पशुपालन की व्यवस्था भी चौपट हो गई थी। और उसके बाद हमको दूध के लिए बहुत कष्ट भोगना पड़ता था, और हमारे बच्चों को जिस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी उस देश में दूध का प्राप्त होना दुर्लभ हो गया था। लेकिन देश ने फिर आज़ादी की तरक्की को आगे रास्ता पकड़ा अपना, और वर्गीज कुरियन जो 1921 में जो जन्मे थे और 2012 तक का जो उनका समय रहा, उनको इस श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये घटना 1964 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
एक बार एक गांव गए थे, और गुजरात का एक गांव है जिसको आणंद नाम से पुकारते हैं, या आनंद भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं। आनंद नाम का जो गांव है वहाँ गए थे, और वहाँ अमूल की जो सफलता उन्होंने देखी थी, आज वर्गीज कुरियन की देन है कि उन्होंने उस गांव में रह करके, और प्रधानमंत्री ने जब वो लाल बहादुर शास्त्री गए तो उन्होंने वर्गीज कुरियन से कहा कि मैं अपनी आंखों से इस पूरे स्वरूप को गांव में देखना चाहता हूं। लेकिन आपको उस समय के हमारे प्रधानमंत्री की सरलता भी देखिए आप, कि वो कोई सुरक्षाकर्मी साथ में नहीं थे, कोई कर्मचारी उनका साथ नहीं था, और उन्होंने कहा किसी को आप बताएंगे नहीं। उन्होंने कुरियन साहब से कहा कि आप बताएंगे नहीं किसी को कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। एक साधारण नागरिक की तरह साधारण वस्त्रों में एक गाँव में एक व्यक्ति के घर वो साधारण रात गुजारी उन्होंने, फिर दिन भर वहाँ बात के लोगों से घूमे फिरे, और शास्त्री जी गांव में टहलते हुए अपना परिचय एक राह भटके हुए यात्री के रूप में उन्होंने दिया, और गांव के परिवार के लोगों के साथ गांव के लोगों ने उनको अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। अगली सुबह जब कुरियन साहब उन्हें वापस लेने के लिए आए, तब प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने न केवल सहकारिता के लिए आनंद की पद्धति को, या यूं कहें अमूल की जो पूरी पद्धति थी उसको स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने कुरियन साहब से कहा कि अब आप इसे पूरे देश में एक आंदोलन की तरह फैलाइए, और इस तरह राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के गठन का आग्रह किया गया, और इस तरह से राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड बने। और जो आज आप देख रहे हैं ना, पूरे अलग अलग देश के अलग अलग जिलों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, ये वहीं से निकल कर सामने आई हैं। तो एक बड़ा आंदोलन श्वेत क्रांति के रूप में हमने सामने देखा। उसके बाद 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड हुआ, उस ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये था कि देश में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन शुरू हुआ, और विश्व में 50वां स्थान रखने वाला भारत कुछ ही दशकों में दूध उत्पादन का दूसरे तीसरे नंबर का देश बन गया। आज हम पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से तीसरा नंबर रखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी क्रांति हमारे देश में संपन्न हुई। और अमूल तो आप जानते ही हैं, आज अमूल ने अपना पूरे भारतवर्ष में अपना ब्रांड डेवलप कर दिया है, और अमूल का तो वो स्लोगन आप सबको याद होगा, बार बार पढ़ते हैं, पूरा इंडिया दूध पीता है अमूल का। तो ये जो स्लोगन है वो दोहराते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद का जो दूसरा संदर्भ है वो है संचार क्रांति का। देश में जो आज आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो संचार क्रांति को है। संचार क्रांति आई तो संचार क्रांति के साथ जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ। वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना को एक अधिकार माना गया नागरिकों के विकास के लिए, और पारंपरिक संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इनकी ये अपनी जगह पर थे, लेकिन उसके बाद अब वेब मीडिया ने अपनी नई भूमिका और नई जगह बना ली है। वेब पत्रकारिता आज आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। आप तो हर आदमी पत्रकार बना हुआ है, जो भी जहां कोई खबर देखता है वो सोशल मीडिया पर तुरंत डालता है, वेबसाइट पर तुरंत अपलोड हो जाती हैं। घटना होने के साथ विश्व के किसी भी कोने में आप बैठे हो, भारत के किसी भी कोने में आप बैठे हो, विश्व के किसी कोने में कोई घटना हो रही है, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरिक्ष में, कहीं भी ब्रह्मांड में कोई भी घटना हो रही है, और अगर वो पकड़ में आ रही है, जानकारी में आ रही है, तो तुरंत सामने आ जाती है। वेब पत्रकारिता प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का मिला जुला रूप है, और टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो ये स्क्रीन के जरिए हमारे पास पहुंचते हैं। माउस में एक क्लिक पर आपके पास सारी सूचनाएं आपके हाथ में होती हैं, और अब 24 घंटे 7 दिन ये आपके पास उपलब्ध है। तो वेब पत्रकारिता का उदाहरण ये है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और विकीलीक्स ने जिस तरह से खोजी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया था और पत्रकारिता के स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम किया, ये अद्भुत काम था। आज समाचार चैनलों के पास जो सूचनाएं आ रही हैं, वो भी समाचार चैनल भी वेब पत्रकारों का सहारा ले रहे हैं। वो भी अलग से अपनी, अभी तक उनके पास भी इतनी स्थितियां नहीं है जितनी सोशल मीडिया ने अपनी पकड़ बना ली है और आगे बढ़ गया है। तो ये जो संचार क्रांति थी, इस संचार क्रांति के साथ साथ ही हमारे देश में मुद्रण क्रांति आई, और उस मुद्रण क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वो आप देख ही रहे हैं। साक्षरता, शिक्षा का जो दर्जा बढ़ा वो मुद्रण क्रांति के कारण ही हुआ। दुनिया में मुद्रण क्रांति आई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में जब आई ना, तो उसके बाद किताबों का छपना और अखबारों का छपना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होने लगी। तो आम लोगों का जुड़ाव, सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ नज़दीकी रिश्ता बना। परिणाम स्वरूप चेतना में बदलाव आया और लोग आगे बढ़ने लगे। बहुआयामी समाज बना। चूंकि साक्षर लोग ही पुस्तक पढ़ सकते थे, इसलिए पुस्तकों का और पाठकों का एक नया वर्ग तैयार हो गया।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से हम इस पूरी क्रांति को और पूरे स्वरूप को देख पा रहे हैं। तो इस तरह आप दोस्तों, आज हमने आपके साथ उस पूरी यात्रा को शेयर किया है जिस यात्रा में हम के बारे में हम कहते हैं कि अगस्त क्रांति 1942 की वह क्रांति थी जिसने आज़ाद देश के बाद अनेक क्रांतियों को जन्म दिया है। आप इस एपिसोड के साथ आज 9 अगस्त 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं अपने सारे साथियों को, अपने सारे दोस्तों को, सारे युवा वर्ग के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की 9 अगस्त की अगस्त क्रांति का आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको याद कर रहे हैं अपने देश के उन सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद जिन्होंने योगदान दिया है। नमस्कार, जय हिंद।